जहरीली शराब पर हुई मौत के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के असंवेदनशील बयान। एक बार फिर मरने वालों को नहीं दिया जाएगा किसी भी तरह की अनुग्रह राशि। भाजपा का विरोध प्रदर्शन, कहा दारू, बालू और भ्रष्टाचार बन गया है सरकार का एजेंडा। तवांग मुद्दे पर विपक्ष ने फिर दोहराई चर्चा की मांग। व्यवधानों के बीच सदन में हुआ कामकाज। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक पारित। संचार मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया, स्वदेशी तकनीक से विकसित 4G और 5G जल्द सेवाएं होंगी शुरू। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया और कहा कि घटियापन की चरम सीमा। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर की बातचीत। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को G20 के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत की प्राथमिकताओं से कराया अवगत। ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहित रक्षा और सुरक्षा पर हुई बातचीत। काशी तमिल संगमम का हुआ भव्य समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की विविधताओं के बीच सांस्कृतिक सूत्र को बताया आत्मा। कहा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बदौलत एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प हो रहा है साकार। मुंबई में G20 विकास कार्य समूह की बैठक में विकास और जीवन के लिए डेटा पर हुई चर्चा संपन्न। विकास और जलवायु परिवर्तन कार्यवाही के लिए एकत्रित जानकारी और आंकड़ों के उपयोग पर किया गया विस्तृत विचार विमर्श। और बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत। तीसरे दिन टीम इंडिया ने बांग्लादेश के सामने रखा 513 रन का लक्ष्य। शुभमन गिल और पुजारा ने खेली शत की ये पारी। दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने बगैर विकेट गंवाए बनाए 42 रन। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से मौत से मचे कोहराम के बाद सीवान जिले में संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। छपरा में जहरीली शराब के सेवन से मौत के मामले के बाद एक एक करके मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार हो गया है। वहीं अब सीवान जिले में भी एक के बाद एक करके 5 लोगों की मौत से मामला और गर्मा गया है। बात यह है कि यहाँ जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे, देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे। इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। आइए ना हमरा बिहार में, यहाँ नीतीश कुमार हैं, सत्ता में, सरकार में। जी हाँ, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कह रहे हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। ऐसे असंवेदनशील बयान देने पर विपक्ष तो भड़का ही हुआ है, साथ ही वो जनता भी मारमत है जिन्होंने प्रशासन की लापरवाही के कारण अपने परिजनों को खोया है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आए दिन जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी भाजपा लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है। शुक्रवार को भाजपा ने विधानसभा में इस मामले में मुख्यमंत्री को घेरा। पक्ष विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। बिहार भाजपा ने जहरीली शराब मामले को लेकर विधानसभा से राजभवन तक विरोध मार्च निकाला और राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जो भी प्रशासनिक विफलता के कारण अपराधियों की गोली से या जहरीली शराब से मरता है, उसको सरकार मुआवजा दे, कानून बनाए। अति पिछड़ों के लोगों को मुआवजा देने में क्या हर्ज।
एकदम पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरी मामले की समीक्षा की जाए और नीतीश कुमार जी पर एफआईआर दर्ज हो। नीतीश कुमार ही हत्यारे हैं, नीतीश कुमार ने ही नरसंहार कराया, ये बड़ा स्पष्ट हो गया। क्योंकि 6 साल कानून रहने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री आज यहाँ कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौत का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। साथ ही कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बिहार सरकार ने सारण जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन भी किया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने छपरा में जहरीली शराब मामले पर राज्य सरकार पर मृतकों के आंकड़े को छुपाने के आरोप लगाए हैं। देखिए, ये बात सही है कि कई लोगों ने लाश को अपने आप लाया, कई लोगों ने पुलिस के दबाव में लाश को जला दिया। देहात में लोग गिनती करा रहे हैं, सरकारी आंकड़े ही 40 पार कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि शायद पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ष में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी गई थी जो आज देखी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी बिहार की घटना का खुद से संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। The commission has issued notices to the Chief Secretary and Director General of Police Bihar seeking reports within 4 weeks into the incident. The commission wants to know how come, despite ban on the consumption and sale of the liquor in the state of Bihar since 2016, this kind of incident has happened, and also about the action being taken or taken against those officers who have been found negligent in checking this kind of an incident. जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में जांच जारी है। सारण जिले के मशरख थाना अध्यक्ष के चौकीदार को ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया है। उधर सिवान के भगवानपुर प्रखंड के ब्रह्म स्थान में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनमें से 2 भाई भी शामिल है और एक मृतक गाँव का चौकीदार था। उसकी मौत के बाद इस बात पर मुहर लग गई है कि पुलिस की नाक के नीचे शराब की बिक्री जमकर चल रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ राजेश और रजनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहरीली शराब के दंश का शिकार मशरक में रहने वाले एक महादलित परिवार के मुखिया भी हुए हैं। परिजन दुख और शोक की इस घड़ी में शोक संतप्त हैं, आक्रोशित हैं, हताश भी हैं। मृतक भरतराम के परिवार से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। मशरख विधानसभा क्षेत्र में जो महाराजगंज लोकसभा में आता है, अभी हम भरतराम जो जहरीली शराब कांड के शिकार हो गए उनके परिवार के बीच मौजूद हैं। ये उनकी माताजी हैं। क्या कहेंगी, बेटा कैसे गुजर गया? हमार बाबू कहाँ से तो पी के आइलन, हम न जननी। हमार हीरा कहाँ से तो पी के आइलन, सुतर अस्पताल में। हम ना जनन जे बबुआ का उल्टी होता, सवेरे जननी तो हबर गाड़ी ले गई हॉस्पिटल में, रेफर कर देलक लोग छपरा ले जाते, रास्ते में बबुआ हमार डेट कर देलक। दारू पिए थे, रात में उल्टी हुआ था। ये सुबह पता लगा, जब अभी बीमार पड़ गए तो पता लगा कि दारू पिए थे, उल्टी आया है। ये देखिए कि चेहरा भाव शून्य है। 3 बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि आखिर इनके परिवार पर कितनी बड़ी विपत्ति गुजरी है। बिल्कुल इनका जो चेहरा है, आंखों का जो पानी है वो सूख चला है। और ऐसे में बिहार सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए कि आखिर ये तीनों बच्चे कैसे, इनकी परवरिश होगी, क्या ये स्कूल जा पाएंगे, इनके छत पर, इनके घर सर के ऊपर छत बन पाएगा? यह सवाल सुरसा के मुंह की तरह खुला यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन राकेश के साथ मशरख छपरा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो लोग जहरीली शराब से अगर मर रहे हैं तो सत्ता के नशे में चूर हैं मुख्यमंत्री बिहार के। और संसद की अगर बात करें तो संसद का शीतकालीन सत्र का दूसरा सप्ताह समाप्त हुआ। दोनों सदनों में विधायी कार्य अपने अंजाम तक पहुंचे। स्वास्थ्य से लेकर दूरसंचार तक, प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल तक देश हित के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के जवाब दिए गए। राज्यसभा में आईटी मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्व में यूपीए सरकार के दौरान बीएसएनएल की उपेक्षा की गई थी, जबकि मोदी सरकार ने बीएसएनएल की हालत सुधारने का काम किया है। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल जल्द ही 4G और 5G सुविधाओं को शुरू करेगा। उधर लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मनसुख मांडविया ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने का काम तेजी से हो रहा है और जल्द ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। अब तक हमेशा देश बाहर के देशों पे डिपेंडेंट होता था। उस सेक्टर में एंड टू एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक डेवलप करने का जिम्मा लिया और आज वो टेक्नोलॉजी स्टैक बन के रेडी है 4G और 5G का। बहुत जल्दी BSNL में MTNL में इसका रोल आउट चालू होगा और 5G भी देश का ही बना, देश का ही डेवलप्ड 5G आएगा। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम के लिए देश में कार्ड बनाने के लिए गति से काम चल रहा है। आज तक हम पर थोड़ी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके आधार पर बनाते थे तो कम बनता था, लेकिन हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड अभी सिस्टम चालू की है। इस सिस्टम के अनुसार पर डे आज 7 से 8 लाख कार्ड डेली बन रहा है और अगले 4-6 महीने में हम देश में 50 करोड़ लोगों को कार्ड मिले उस दिशा में गति से काम कर रहे हैं। इससे पहले राज्यसभा में सुबह शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर चर्चा की मांग की, जिसे उपसभापति ने खारिज कर दिया। सदन में गतिरोध के चलते राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ है। तो जो रूल्स के तहत जो बिजनेस आज का है मैं उसी के तहत जाऊंगा। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस को चेंज करना चाहे तो उसकी प्रक्रिया है, मैं उस प्रक्रिया में अपेक्षा करता हूं कि आप उस प्रक्रिया का पालन करें, आप नोटिसेस दें उस प्रक्रिया के तहत, उस रूल्स के तहत और उसमें बहस की मांग करें। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान चाइनीज ऐप के जरिए लोगों को भ्रमित करने और आर्थिक नुकसान पहुंचाए जाने का मुद्दा भी उठा, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस मसले पर मंत्रालय ने कार्यवाही की है और सरकार के समन्वयकारी प्रयास जारी हैं। The last 6-7 months I've had personally meetings with the RBI representatives and with my secretaries in the ministry, and action from the RBI side and also from our side has been, our side also inclusive of the corporate affairs ministry, has been initiated in this. A lot of such apps which have been badly misused have also been brought to the attention of MeitY. So there is a coordinated effort to contain such apps and also to take action against those who are misusing. उधर लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसदों ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। दोपहर बाद संविधान संशोधन विधेयक, अनुसूचित जनजाति तीसरा संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। दोपहर बाद संसद के दोनों सदनों में सदस्यों के निजी विधेयकों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सदन में कई बार गतिरोध के बावजूद अभी तक दोनों सदनों में काफी हद तक कामकाज सुचारू रूप से देखने को मिला है। ऐसे में उम्मीद है कि अगले हफ्ते से विधायी कामकाज में और प्रगति देखने को मिल सकती है। कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह पड़ोसी देश के घटियापन की चरम सीमा है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के दबाव से परेशान पाकिस्तान अपनी भड़ास निकाल रहा है। पाकिस्तान अब आतंकवादियों और छद्म गुटों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि दुर्भाग्य से पाकिस्तान का अल्पसंख्यकों के साथ पुराना बर्ताव नहीं बदला है। पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि वे लोकतंत्र की जननी माने जाने वाले भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करे। और वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसका भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को याद कर मुंहतोड़ जवाब दिया। लादेन का नाम सुनते ही पाकिस्तान को मिर्ची लगी और उसने पलटवार करने के चक्कर में सभी मर्यादाओं को लांघ दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर को लेकर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की और इसके बाद दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ
भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बयान को लेकर भाजपा कल देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान की निंदा केंद्रीय मंत्रियों ने भी की है। भुट्टो जी जो कि विदेश मंत्री पाकिस्तान के, उन्होंने जिस तरीके का बेबुनियाद बयान दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान के दिवालियेपन को नहीं दर्शाता, बल्कि वो उनके अपने मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। शायद भुट्टो की जानकारी नहीं है कि कितनी बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। शायद वो नहीं जानते कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार से आतंकवादी इंक्यूबेटर्स बनाए थे। पाकिस्तान की धरती आतंकवादियों को पैदा करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती रही, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या भारत के अलग अलग हिस्सों में हो। ये दुनिया से छिपा नहीं है इनकी हरकतें, इनके मंसूबे, और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार में हुई है। देखिए, ओसामा बिन लादेन को US ने घर में घुसकर मारा पाकिस्तान में, और भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर की आतंकवादियों के खिलाफ। दुनिया ने पाकिस्तान का असली चेहरा देखा है। बेहतरी इसी में है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई वहां पर करे और आतंकवाद को पाकिस्तान संरक्षण ना दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को G20 के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान भारत रूस के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं की समीक्षा भी की। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मानना है कि इसका समाधान केवल बातचीत, कूटनीति के जरिए हो सकता है। दोनों नेता भविष्य में भी नियमित संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। और बुलेटिन में अब देखते हैं G20 के आयोजन से जुड़ी खबरें। बेंगलुरु में कार्य समूह की पहली बैठक शुक्रवार को शुरू हुई, जिसमें अनेक रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों में काफी जोश खरोश नजर आया। For us, music has been part of our culture for the past, 5,000, 10,000 years. We call it Nada Upasana. Not practice, but Nada Upasana, Nada Yoga, Nada Brahma. And our music is called Karnataka Sangeet. Karna means ear, Ataka, pleasing sound. The sound that is pleasing to the ears is called Karnataka Sangeeta. और वही कलाकारों का मानना है कि घटम का संबंध दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत से है। दक्षिण भारत में संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्र हैं, जिसमें घटम सबसे प्राचीन है। Ghatam belongs to, well, in India there are two forms of music. One North Indian music, it's Hindustani classical music. One South Indian music is Carnatic classical music. And Ghatam belongs to South Indian classical music. And we have many percussion instruments in South India. Mridangam is there, Ghatam, Kanjira, Morsing, Tavils are many instruments. Ghatam is one of the oldest Indian percussion instruments. There are many references in, as shared with you earlier, that's many references in mythology. और G20 के प्रतिनिधियों ने मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय परिसर में स्थित विश्व विख्यात प्राचीन कान्हेरी गुफाओं का भी दौरा किया। गहन विचार विमर्श के बाद G20 के विकास कार्य समूह की बैठक गुरुवार को मुंबई में संपन्न हो गई।
2 दिन के व्यस्त कार्यक्रम के बाद शुक्रवार को प्रतिनिधियों को भारत की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को करीब से देखने, जानने और समझने का मौका था। प्रतिनिधियों का काफिला मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय परिसर में स्थित विश्व विख्यात प्राचीन कन्हेरी की गुफाओं के दौरे पर निकल पड़े। समृद्ध इतिहास को सहेजे इन प्राचीन गुफाओं ने मेहमानों को भारत के गौरवशाली अतीत से रूबरू कराया। तेज रफ्तार वाले शहर मुंबई के बाहरी हिस्से में स्थित कन्हेरी के घने और भरे जंगलों ने भी मेहमानों को खूब लुभाया। मेहमान नवाजी, संस्कृति, परंपरा और विश्व कल्याण के लिए भारत की सोच और पहल की विदेशी प्रतिनिधियों ने जमकर तारीफ की। We are very happy and very I think very gratitude for the opportunity that the Indian presidency gave to us. Your hospitality is beyond, I mean, like it's above the bar, and putting it all pressures to the other G20 countries who's going host in the previous G20, and we're very welcome and also loving that you really blend in the cultural thing in this event and making us more learn about India, not only about the development. It's well. I really impressed by this place. This is made of one lava. It's ancient eruptions heritage. Then you have the kind of origins of the Buddhism that is later imported to Japan. So I'm very, very happy to be here. all right. And how do you see the hospitality of India? Oh, wonderful, wonderful, wonderful. We really have to learn from you. वहीं G20 के संयुक्त सचिव नागराज नायडू काकानूर ने कहा कि कन्हेरी विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। We were also trying to drive yesterday at the development working group, wherein is there a way that we could balance development and growth that we all want with sustainability. So the entire life initiative of the Prime Minister is also targeted and aimed at such deliverables. So Mumbai and Kanheri, are perfect examples of how we would like urban development to be, where there's a very good balance between growth and ecological balance. कन्हेरी के गुफाओं में पहली शताब्दी की बौद्ध मूर्तियां, नक्काशियां, पेंटिंग और शिलालेख हैं। इसका निर्माण पहली शताब्दी में हुआ और तीसरी शताब्दी आते आते कोंकण तट पर ये बौद्धों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। माना जाता है कि कन्हेरी बौद्ध शिक्षा के अध्ययन का बड़ा केंद्र हुआ करता था। कुछ गुफाओं तक पहुंचने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। आज G20 जब ये डिलिब्रेशंस कर रहा है, डिस्कशंस कर रहा है कि आज ट्रेड, इंट्रा कंट्री ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, इक्विटेबल ट्रेड को बढ़ाने की जरूरत है, इस जगह की सिंबलिज्म इन डेलीगेट्स पर कम न थी। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, कन्हेरी गुफाएं, मुंबई। और G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे की प्राथमिकता में खाद्य सुरक्षा भी शामिल है। भारत इसे लचीला और न्यायसंगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 2023 को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और कर्नाटक राज्य में मिलेट की विविधता देखने को मिलती है और कर्नाटक इसका भरपूर उपयोग कर रहा है। कैसे? बेंगलुरु में जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। G20 की मीटिंग में एग्रीकल्चर एक बहुत ही अहम मुद्दा है और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंस ट्रैक की बैठक शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो मिलेट्स हैं उसको काफ़ी एक तरह से तरजीह दी जा रही है क्योंकि जो 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। कर्नाटक की क्या है तैयारी? हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है KFC-SC के डायरेक्टर साहब। राघवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये आपका जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है कितने फार्मर्स के साथ जुड़ा है और आप लोग रागी या मिलेट के लिए क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस्ड 2021-23 टोटल फार्मर्स 3 lakhs अप्रोक्सीमेट रागी एंड जोवर इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 3 lakhs फार्मर्स रजिस्टर हो गया, प्रोक्योरमेंट कर दिया। 4.5 lakhs मेट्रिक टन हम लोग परचेज कर दिया। ये MSP से क्या हो गया, सभी फार्मर्स के लिए बहुत यूज हो रहा। क्यों पता, मार्केट में 15 रुपीज, 16 रुपीज, 70 रुपीज में रागी हो रहा, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर क्विंटल 3,578 रुपीज प्राइस दे रहा। अभी ये समझाइए कि G20 से आपको क्या उम्मीदें हैं? मिलेट अगर प्रमोट आप लोग करते हैं तो कहाँ देख रहे हैं फ्यूचर? यस
100%, स्पेशली रागी इज द फेमस फॉर, अभी क्या होता है रागी ओनली फॉर साउथ कर्नाटक में फेमस है। अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक सभी हम लोग क्या कर प्रमोट कर रहा है, नेशनल लेवल में प्रमोट कर रहा है। लास्ट 2 ईयर से हम लोग नेशनल लेवल में प्रमोट कर रहा है। बट फ्यूचर में क्या होता ऑल ओवर में इंडिया किया तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होता, डिमांड भी ज्यादा होता, ऑटोमेटिकली फार्मर्स को हम लोग अच्छा पैसे दिया था। दैट मीन्स पर क्विंटल 3,578 रुपीज दिया तो क्या होता है ये ज्यादा ग्रो हो सकता है। अगेन फार्मर्स के लिए अच्छा एडवांटेज भी मिलता है, इंटरनेशनल में ब्रांड हो जाता है, इंटरनेशनल में पॉपुलैरिटी हो जाता है। जी ये क्या क्या वैरायटीज हैं आपके पास, थोड़ा सा समझाइए। हमारे पास 9 तरह की मिलेट्स है, इसमें 5 वो मेजर मिलेट्स है और बाकी सब वो माइनर मिलेट्स है। मैं एक एक बताऊं, ये हमारा प्रोसो मिलेट है। ये मिलेट आप लेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग डिसीजेस के लिए वो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद फिंगर मिलेट, ये मिलेट कर्नाटका में, ये अभी इंडिया में दूसरे हमारा स्टेट दूसरे पोजीशन में है। और ये मिलेट में हमको कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, दूध से भी ज़्यादा है। 100 ग्राम्स में 350 मिलीग्राम्स कैल्शियम ही होगा। हमारे साथ स्टेट ऑफिशियल्स मैडम भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा हमें बताइए कि इन प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह से बढ़ रही है। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स लाइक value added products like diabetic health drink, ragi laddus, cookies, you can see here like there are so many products. Now it's the best opportunity for the farmers to market their products also. G20 के बाद इससे और भी इसको फोकस मिलने जा रहा है। Yeah, after the G20 I think it will go for an international level. We are expecting it. ये बड़ी बात है कि जो इंटरनेशनल फोकस है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और ये जो रागी पे या फिर मिलेट पे जो फोकस कहें इंटरनेशनल ईयर के तौर पे जो मनाया जाने वाला है, वो विन विन सिचुएशन पैदा करता है फार्मर्स के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, और जो कंपनीज इन फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ जर्नलिस्ट डीडी न्यूज बैंगलोर। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के कर्टन रेजर कार्यक्रम बेंगलुरु पैलेस में आयोजित किए गए। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कर्टन रेजर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का पहला संस्करण बेंगलुरु में फरवरी महीने में आयोजित किया जाएगा और इसमें अनेक देशों के 30 से ज्यादा मंत्री, 50 सीईओ और 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि G20 अध्यक्षता के दौरान भारत बायो ईंधन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग चाहता है। Energy, no matter whom you talk to, you will be told is a critical driver of growth. In fact, when the energy consumption in a country shoots up, you can know that the country's economy is firing on all cylinders. We will also be having the 9th Asian Ministerial Energy Roundtable from the 5th to 8th February. We are expecting about 25 to 30 Asian ministers, and all this is being conducted within the overall framework of India's presidency of the G20. अफ्रीकी देश गाम्बिया में कथित रूप से कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत के मामले में कंपनी मेडन फार्मा को क्लीन चिट मिल गई है। जांच समिति के प्रमुख डॉक्टर वाई के गुप्ता ने कहा कि कफ सिरप के चारों सैंपल में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। अफ्रीकी देश गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दावे को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने गलत करार दिया है। जांच के टाइम हमको ये मिला कि जो DCGI ने इसकी इंडिपेंडेंट जांच कराई, जो कि नेशनल लेबोरेटरी में से, और ये पाया रिसेंटली कि चारों सैंपल्स के कंट्रोल सैंपल जो हिंदुस्तान में थे उनमें से किसी में भी DG और डाइथाइलिन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की इम्प्योरिटी डिटेक्ट नहीं हुई। ये चारों सैंपल्स कंप्लाई करते हैं और स्टैंडर्ड क्वालिटी के बताए गए। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।